हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सोल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स लैंग्वेज को इजीली समझ पाए और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे अपने रिफ्लेक्शन के बारे में कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन से कैसे अलग होता है। और जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लॉस के बारे में भी पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं, तो उसके क्या रूल्स होते हैं। फिर हम उसमें पढ़ेंगे टीआईआर, एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना। फिर उससे हम आगे और एक्सेलरेट करेंगे और हम पढ़ेंगे कि लेंस कैसे काम करता है और जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं यूजिंग द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो हमें क्या बताता है कि एक मिरर की इक्वेशन क्या होती है, जो हमें ये बताता है कि हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब हम कभी रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन पढ़ते हुए सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि रिफ्लेक्शन में होता क्या है। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन वाले केस में क्या होता है कि लाइट जिस वाले मीडियम से आ रही है उसी वाले मीडियम में वापस से बाउंस बैक हो रही है। मतलब जिस वाले मीडियम से आई है उसी मीडियम वापस से बाउंस बैक होगी, तो वो रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन हमेशा ऐसे थोड़ी ना होगा कि लाइट जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाए। कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि लाइट जिस वाले मीडियम में जा रही है उससे किसी और मीडियम को चेंज कर ले। अभी मीडियम क्या चीज होती है, मीडियम दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स, उस वाले मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इट इज अ रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे एक दूसरे के, तो वो क्या होगा, डेंसर मीडियम। अब आप एक बार बताइए, अगर आपको एक रोड पर छोड़ दिया जाए और उस पर बहुत कम जाम है ना, बहुत हल मतलब सब सारे ट्रैफिक खुला हुआ है और सब लोग इजीली मूव कर पा रहे हैं, तो उसमें आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरा सिनेरियो रखते हैं कि मान लीजिए आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और हर जगह गाड़ी एक दूसरे में अटकी हुई है, तो क्या आप उस वाली कंडीशन में भी तेज कार निकाल कर निकल सकते हैं वहां से? तो ऐसा बहुत इम्पॉसिबल होगा कि आप वहां से ऐसा निकल जाए। तो कहने का मतलब क्या था कि जब कभी भी हमारे पास एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो लाइट की स्पीड उस वाले मीडियम में बहुत तेज होती है। लेकिन जैसे ही हम वो वाले मीडियम चेंज करते हैं, उसको डेंसर मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, तो लाइट ज़्यादा टाइम लेती है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो कहने का मतलब उसकी स्पीड घट जाती है। तो अब ये मीडियम रेयर डेंसर में क्या कंसेप्ट निकालना है, एक चीज होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या होती है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्या है, ये आपका पूरा रिफ्लेक्शन में घूमता रहेगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज एंड ऑल दैट। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि जब कभी भी हम लाइट की एक प्रॉपर्टी है उसकी स्पीड, लाइट की क्या है उसकी प्रॉपर्टी, स्पीड। अच्छा, जब हम उसकी स्पीड को कंपेयर करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब हम एक चीज का कंसेप्ट पढ़ते हैं वो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब साइंटिस्टों को पता चला कि जब हम लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अच्छा, अगर हम उसकी स्पीड चेंज करते हैं तो हमें, अच्छा, स्पीड की वजह से स्पीड के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर स्पीड चेंज हुई तो वो सारे फैक्टर्स भी आपस में इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को आप साथ लेके चलती है। ठीक है, जैसे स्पीड हो गई तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलती, वेवलेंथ बदलती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ बदलती है, एनर्जी बदल जाती है लाइट की, जब वो क्या एक मीडियम को से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या तो डेंसर से एयर में जाए चाहे एयर से डेंसर में जाए, उसकी स्पीड घटती है बढ़ती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होना, वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो जब मैं कभी मीडियम की बात करता हूँ तो मैं क्या मान के चलता हूँ कि चलो एक ऐसा सरफेस है जिससे ऊपर क्या है, मीडियम वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, मीडियम टू। ठीक है, अब ना तो मुझे ये पता क्या रेयर है क्या डेंसर है, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ये क्या है मेरा रेयर मीडियम और ये क्या है मेरा डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर लाइट कभी रेयर मीडियम में चलती है तो ऑब्वियस बात है, हम एक मान के चलते हैं क्या कि लाइट ऐसे इस तरीके से इंसिडेंट हुई। ठीक है, एक लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई, हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल। क्या बनाया, एक नॉर्मल। इससे कितना एंगल कवर करवाया हमने, इसको आई। कितना कवर करवा दिया, आई। ये इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा आर। क्या बनाएगा, आर। लाइट अब कहाँ बेंड हो जाती है, टुवर्ड द नॉर्मल। आपको ये वाली बात भी याद रखनी पड़ेगी क्या, कि लाइट मूव्स टुवर्ड द नॉर्मल। किस वाले केस में, डेंसर वाले केस में। और रेयर वाले केस में क्या होता है, लाइट नॉर्मल से दूर भगती है। तो आप देख ही लोगे, रेयर वाले केस में ये वाला एंगल ज्यादा है और ये डेंसर वाले में ये वाला एंगल कम है। आई हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हम किससे कंपेयर करते हैं, हमेशा नॉर्मल से। और यहाँ पर आई क्यों लिखा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी। और यहाँ पर आई क्यों लिखा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे थी। आई होप को आपको ये बहुत छोटा सा बेसिक आंसर समझ में आया होगा। अब इसी के बेस पर देखो हम रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पढ़ेंगे। देखो,
जैसे क्या है, फिर जब साइंटिस्टों को पता लगा कि भाई हाँ भाई इस तरीके से लाइट बिहेव कर रही है, या लाइट की जो स्पीड है वो बिहेव कर रही है अलग अलग मीडियम में, तो उन्होंने कंसेप्ट दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। लेकिन उससे पहले उन्होंने लॉ दे दिए, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थे ऐसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के भी है। उनके हिसाब से जो हमेशा इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो हमेशा सेम प्लेन में होती है। कहने का मतलब अगर रिफ्रैक्शन भी रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे इस वाली रे में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी रे में होगी और नॉर्मल भी इसी में होगी। ऐसा नहीं है कि आप लाइट को इस तरफ से फेंक रहे हैं और लाइट आपके पास 90 डिग्री से आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लाइट हमेशा सेम प्लेन में ट्रेवल करते हैं, वो कभी अपना प्लेन चेंज नहीं करती। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये भी किस में होगा, एक्स वाई प्लेन में, और नॉर्मल भी किस में होगी, एक्स वाई प्लेन में। अगर ये वाई जेड तो ये भी वाई जेड और ये भी वाई जेड। तो इस तरीके से हमने इसका पहला लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सब किस में है, सेम प्लेन में है, बिल्कुल एक जैसे सेम प्लेन में। ठीक है, दूसरा लॉ इसका क्या बोलता है कि भाई अगर मैं कभी भी इस वाले एंगल के साथ साइन की मल्टीप्लाई करूं और इस वाले एंगल के साथ आर की मल्टीप्लाई करूं, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, सी अपॉन वी। वैसे सी अपॉन वी क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब जैसे क्या हुआ कि साइंटिस्टों को पता चला कि हम बार बार के लाइट की स्पीड निकालनी हमें जरूरी है। अब हमारे पास मान लो किसी साइंटिस्ट के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो लाइट की स्पीड निकाल सकता है, तो वो क्या काम करेगा भाई। भाई हमें इतना तो पता है सी की वैल्यू हमेशा एयर में क्या होती है, 3 × 10⁸। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक एक साइंटिस्ट है, उसके पास एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन उसके पास स्पीड मेजर करने वाली डिवाइस नहीं है जो लाइट की स्पीड को मेजर कर सकता है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, वो क्या करे, उसके पास सब चीज़ है, उसके पास लाइट भी है, उसके पास स्पीड ऑफ लाइट भी है, ठीक है, पर उसके पास क्या नहीं है, बस केवल उसको जब लाइट उसके ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी उसको मेजर करने का उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो साइंटिस्टों ने ये वाली बात देखी और एक बात नोटिस करी और एक बात जज करी, क्या कि हमें ना हर समय इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें लाइट की स्पीड की चाहिए। अगर हमें कभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमें लाइट की स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो हम किसी दूसरे तरीके से भी लाइट उस वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, हाँ एक बात, जैसे क्या हम नॉर्मली बोलते हैं कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है। कैसे, जब हम कभी भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम किसी कंपैरिजन में निकालते हैं, है ना। जैसे मान लो आपके मार्क्स आए 40 मार्क्स, तो आप कंपेयर करोगे किससे, 60 मार्क्स वाले से, तो आप बोलोगे मेरे मार्क्स कम है। फिर जब आप कंपेयर करोगे वही मार्क्स 30 नंबर वाले से, तो आप कहोगे मेरे मार्क्स ज़्यादा है, नंबर तो आपके 40 हैं, तो है तो रिलेटिव ही। तो ये भी एक रिलेटिव फिजिक्स का पार्ट है, क्या कि अगर आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंपेयर करोगे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से, तो उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं कभी बोल रहा हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, अगर मैं यहाँ मीडियम 3 लिख लूंगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। तो आपको ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें पता है भाई म्यू की वैल्यू सी अपॉन वी है, पर हर बार भाई फिर वही वाली हमारी प्रॉब्लम आ गई कि हर साइंटिस्टों के पास इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, तो उन्होंने दिमाग लगाया और एक बात नोटिस करी कि जब लाइट इस तरीके से चलती है तो कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। एंगल हम निकाल सकते हैं, एंगल कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास डी होता है, जो डी होता है, फिर हमारे पास वो जो क्या बोलते हैं जिससे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, कंपास, वो भी होता है हमारे पास। तो हम उनकी हेल्प से एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, आपने अपने लैब में भी करा होगा ये वाला कि ग्लास लैब लेके उसका एंगल निकाला होगा, साइन आई साइन आर वाला। तो उसकी हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं, उसका इफेक्टिव इंडेक्स। हमें हर बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लाइट की स्पीड हमें बता सके, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या बात नोटिस करी कि जब कभी मैं इस वाले आई की मल्टीप्लाई साइन के फंक्शन में करता हूँ, साइन आई, ठीक है, उसको डिवाइड किससे करता हूँ, साइन आर, तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, म्यू के। किसके बराबर आता है, म्यू के, ठीक है। किसी साइंटिस्ट ने ये वाली चीज प्रूव करी होगी किसके साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसी साइंटिस्ट ने फिर ये वाली चीज के साथ प्रूव कर दी एंगल के साथ। तो कहने का मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल से भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से भी हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज सेम ही तो हो गई। तो साइन आई अपॉन साइन सी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ये चीज हम प्रूव करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी, कि जब हम प्रूव करेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा, सी अपॉन वी होता है, ठीक है ना। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो अच्छा, अब इतना तो हमने समझ लिया। अब जो मैं बार बार म्यू लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, म्यू, इसका इफेक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ मैं म्यू वन।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेता हूँ, म्यू2। ठीक है, तो अब हमें स्नेल्स को ना बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आ गया लिखने के लिए तो आप लिखे आना ये वाली डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, वीडियो रिवाइंड करके दोबारा इसको लिख लो अपनी कॉपी में, मैं डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूँ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमें ये वाली बात नोटिस करनी है। देखो हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, कोई भी डेरिवेशन करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं क्या, कि अगर मैं कभी इस साइन आई की मल्टीप्लाई म्यू वन में करूंगा, क्या करूंगा, साइन आई की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, म्यू वन, और साइन आर की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, म्यू टू के अंदर। ठीक है भाई, इसका एंगल इंटू इसका मीडियम, इसका एंगल इंटू इसका मीडियम, बात क्या पड़ी है, तो यार भाई सेम है, जो मल्टीप्लाई करके इसका आएगा वही मल्टीप्लाई करके इसका भी आएगा। तो साइन आई इंटू म्यू वन साइन आर अपॉन, अच्छा तो मैं अगर साइन आई अपॉन साइन आर कर दूं तो वो क्या बनेगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ये क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, इसको लिखने का तरीका भी है, फिक्स्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब हम कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस बात है हमें दूसरे मीडियम के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंट दे दूं यहाँ पे छोटा सा, मान लो मेरे म्यू टू की वैल्यू 1.5 है, क्या है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, हो सकता है, और मेरे म्यू वन की वैल्यू 1 है, म्यू वन की वैल्यू क्या है 1, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या निकलेगा, 1.5 अपॉन 1, तो कितना हो गया 1.5। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर मैं ऊपर वाले का इफेक्टिव इंडेक्स 1.3 कर दूं, क्या कर दूं 1.3 कर सकता हूँ, मेरे मन है। ठीक है 1.33, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या होगा 1/5, 1.5 1.33, तो 1.14 के आसपास आ जाएगा। तो कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस व्हेन वी चेंजेस द मीडियम। तो इस चीज का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करोगे तो इसका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये हमें किसने बताया, स्नेल्स लॉ ने। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू सी अपॉन वी है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।